Hello everyone. So we are studying about chemical kinetics. So हमने फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स का एंड नाउ वी विल कंटिन्यू दिस सेशन. सो हम आज पढ़ेंगे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंस एंड अदर रिएक्शंस. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो द मोलिकुलरिटी क्या होती है? द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल पार्टिसिपेट इन ए स्टिचोमेट्रिक केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी. मीन्स कितने रिएक्टेंट हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने रिएक्टेंट मोलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको हम मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन बोलेंगे. ऑर्डर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स. इसमें क्या होता है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. और इसको हम बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म प्रेजेंट इन द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन. सो ऑर्डर को हम क्या बोल सकते हैं, ये किसका सम होता है? पावर की सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स. जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं हमारे पास, उनकी पावर का सम होता है, वो क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. सो रेट लॉ क्या होता है? हमारे पास ये कोई दो रिएक्टेंट है, ए प्लस बी रिएक्ट करते हैं और ये हमारे पास के रेट कांस्टेंट एंड ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है. सो हमारे पास रेट क्या होगा? रेट कांस्टेंट के, ए की कंसंट्रेशन की पावर एक्स, बी की कंसंट्रेशन उसकी पावर वाई. सो ऑर्डर क्या होगा? एक्स प्लस वाई. ये क्या हो गया? कोफिशिएंट की कंसंट्रेशन ए की पावर एक्स और कंसंट्रेशन बी की पावर वाई. तो इन दोनों का पावर्स का सम क्या हो जाता है हमारे पास? ऑर्डर. सो ऑर्डर ये है एक्स प्लस वाई. सो ये होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. नाउ जो सेकंड डिफरेंस है वो है मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन नेवर चेंज विद द चेंजिंग बैलेंस इक्वेशन. अगर हम कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो अगर उसको बैलेंस करेंगे तो मोलिकुलरिटी में कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू 2HI. तो यहाँ पे हमारे पास कितने मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? दो है, यहाँ पे भी दो है. तो मोलिकुलरिटी क्या होगी? दो ही होगी. यहाँ पे भी HI है और यहाँ पे भी H और I है. तो यहाँ पे मोलिकुलरिटी का कोई चेंज नहीं होगा. यहाँ पे H2 प्लस I2 और यहाँ पे HI. तो यहाँ पे HI है, यहाँ भी HI है, तो कोई चेंज नहीं हुआ मोलिकुलरिटी में. रिएक्टेंट मोलिक्यूल सेम ही है. सो ये हमारे पास क्या था? मोलिकुलरिटी. अब नेक्स्ट जो डिफरेंस देखेंगे वो देखेंगे ऑर्डर का. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी नेगेटिव, जीरो एंड फ्रैक्शनल. ऑर्डर हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है या फिर फ्रैक्शन भी हो सकता है. मोलिकुलरिटी नेवर जीरो, फ्रैक्शनल एंड नेगेटिव. मोलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई रिएक्शन है उसमें हमारे पास क्या होगा? रिएक्टेंट मोलिक्यूल तो हमेशा होगा ही होगा. कभी भी बिना रिएक्टेंट के तो रिएक्शन होगी नहीं. तो इसलिए मोलिकुलरिटी ना तो जीरो होगी ना फ्रैक्शनल होगी. फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी मोलिक्यूल आधा तो यूज़ करेंगे नहीं, फ्रैक्शन में थोड़ी ना होगा मोलिक्यूल. सो फ्रैक्शनल भी नहीं होगी एंड नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, कि मोलिक्यूल नेगेटिव होता है ये कभी सुना है आपने? तो ये नहीं हो सकता. सो मोलिकुलरिटी ना तो जीरो होगी, ना फ्रैक्शनल होगी और ना ही नेगेटिव होगी. इसके अलावा ऑर्डर हमारा जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. इन मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन मोलिकुलरिटी इज़ नॉट मोर देन 3 ड्यू टू बिकॉज ऑफ इफेक्टिव कोलिजन फैक्टर्स. सो कुछ केसेस में क्या होता है, जो मोलिकुलरिटी होती है, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस मोलिकुलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती. 3 से ज़्यादा रिएक्टेंट नहीं हो सकते. मोस्ट ऑफ द केसेस में 3 से कम या 3 रिएक्टेंट होते हैं.
कुछ रेयर केसेस होते हैं जिसमें 3 से ज़्यादा मॉलिक्युलैरिटी होती है। सो ड्यू टू ये क्यों होता है, क्योंकि इफ़ेक्टिव कोलिजन फैक्टर, क्योंकि जैसे कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो रिएक्ट करते हैं तो उनका ना एक डायरेक्शन कोलिजन भी होना चाहिए। मीन्स कोलिजन मीन्स एक दूसरा मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराना चाहिए, तभी तो रिएक्शन होगी। बिना टकराए ऐसे रिएक्शन नहीं होती है। सो इसलिए क्या होता है, ये 2 या 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ही कोलिजन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए हमारे पास मॉलिक्युलैरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होती मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन कुछ कुछ केसेस में होती है। ड्यू टू इफ़ेक्टिव कोलिजन फैक्टर्स 3 से ज़्यादा नहीं होती मॉलिक्युलैरिटी। मॉलिक्युलैरिटी इज़ ए थ्योरेटिकल वैल्यू, ये हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरी से आई है हमारे पास, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है। एंड order of reaction the order of reaction in most of the reactions are not more than 3. Order is an experimental value. सो ऑर्डर भी हमारा क्या नहीं हो सकता, ये भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। एंड ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल से आई है हमारे पास। सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो नाउ हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में एंड सेकेंडरी रिएक्शंस के बारे में। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सॉरी, मैंने सेकेंडरी बोला था, वो था कंपोजिट रिएक्शन। सो एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या फिर कंपोजिट रिएक्शन बोल सकते हैं, इनके बीच का हम डिफरेंस पढ़ेंगे अब। सो एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती है, रिएक्शंस विच कंप्लीट इन ए सिंगल स्टेप एंड नो एक्सपेरिमेंटली डिटेक्टेबल इन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। सो एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती है, सिंगल स्टेप में हो जाती है, ना कि 2-3 स्टेप में होते, ओनली 1 स्टेप में हो जाती है। और कोई भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटली कोई भी इंटरमीडिएट डिटेक्ट नहीं होता इसमें, ठीक है, रिएक्शंस के ड्यूरिंग। दिस इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। ये हमारे पास कोई रिएक्शन है, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। रेट इसका क्या होगा, ये रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। सो कंपोजिट रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन विच कंप्लीट इन मोर देन 1 स्टेप एंड ड्यूरिंग एटलीस्ट 1 एक्सपेरिमेंटली डिटेक्टेबल इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। और यहाँ पे क्या होता है, ये एक से ज़्यादा स्टेप में कंसीडर होती है, और यहाँ पे क्या होता है, एटलीस्ट एक हमारे पास इंटरमीडिएट ज़रूर डिटेक्ट होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। सो कंपोजिट रिएक्शन में हमारे पास एक इंटरमीडिएट डिटेक्ट होता है एंड ये एक से ज़्यादा स्टेप में कंसीडर होती है। सो ये हमारे पास एक कंपोजिट रिएक्शन का एग्जांपल है। 2 रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। सो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, सबसे पहले हमारे पास 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट करके इसका रेट कांस्टेंट K1 है, प्रोडक्ट B की फॉर्मेशन करेंगे। B हमारे पास क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा यहाँ पे। सो इंटरमीडिएट हमारा रिएक्ट करेगा एंड K2 इसका रेट कांस्टेंट होगा और फॉर्मेशन करेगा प्रोडक्ट की। The order and molecularity of elementary reactions will be same. सो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑर्डर एंड मोलिकुलैरिटी दोनों क्या होंगी, सेम होंगी एलिमेंट्री रिएक्शन के में। सो यहाँ पे क्या है, या मोलिकुलैरिटी हमारी 2 है और मोलिकुलैरिटी 3 है, क्योंकि 2 A के और एक B का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। सो यहाँ पे हमारे पास 3 इसकी मोलिकुलैरिटी हो गई। एंड ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर भी 3 होगा, क्योंकि A की कोफिशिएंट का पावर और B की कोफिशिएंट का पावर। सो A की पावर 2 एंड B की पावर 1, 2 + 1 = 3। सो हमारे पास क्या हो गया, ऑर्डर भी 3 हो गया, दोनों सेम है। सो इसमें क्या होगा,
In complex reaction there is no significance of molecularity. Each step of complex reaction has their individual molecularity. तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी significance नहीं होगा molecularity का, एंड यहाँ पे each step की एक अलग individual molecularity होगी, ठीक है। So each step of complex reaction is an elementary reaction. यहाँ पे क्या होगा, इस जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो हर स्टेप है वो क्या होगा, एक एलिमेंट्री रिएक्शन का स्टेप होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे 2-3 स्टेप में होती है, तो ये फर्स्ट ये क्या हो गया, एक एलिमेंट्री रिएक्शन, क्योंकि ये सिंगल स्टेप में हो रही है तो एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आर इन कंजुगेटिव नेचर। ये हमारे पास क्या होते हैं, कंजुगेटिव नेचर में होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कंपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट ये हमारे पास है सूडो रिएक्शन और सूडो ओड रिएक्शन। सो हम इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। रिएक्शन जैसे कि 2a+b, ये हमारे पास रिएक्शन है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, द रेट लो। इसका रेट क्या होगा, के रेट कांस्टेंट के ए की कंसंट्रेशन उसकी पावर 2, क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 है, एंड b की पावर 1। यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 1 है, ठीक है, इसकी पावर। सो व्हेन ए की कंसंट्रेशन 4.0 m एंड b की कंसंट्रेशन 0.01 m, देन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी। सो हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, तो ये सूडो रिएक्शन है, इसका ऑर्डर बताना है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। सो जो इसमें क्या है, जो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। जैसे जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, और जो रिएक्टेंट बच जाएगा उसका हम ऑर्डर देख लेंगे, उसकी पावर कितनी है। तो ये हमारे पास ए की कंसंट्रेशन है 4.0 m, तो यहाँ पे ए है हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन में है, एक्सेस है, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। सो बी की पावर 1, तो ऑर्डर हमारा हो जाएगा 1। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सूडो रिएक्शंस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक जो रिएक्टेंट है वो एक्सेस में होता है, और एक्सेस में होता है इसलिए हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, और जो कम होता है रिएक्टेंट उसकी हम पावर देखेंगे तो वो हमारा क्या होगा, ऑर्डर होगा। सो ये होती है सूडो, सूडो मीन्स नकली। सो ये वो रिएक्शंस होती है। चलो हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सो ये हमारा क्या हो गया, उस रिएक्शन का जो हमने एग्जांपल लिया था उसका रेट हो गया के ए की पावर 2 एंड बी की पावर 1, ठीक है। पेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर 1 है। सो इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। अगर ए की कंसंट्रेशन बी से ज़्यादा है, मीन्स दैट इज़ ए इज़ इन एक्सेस, तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, ए को हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि वो एक्सेस में है, तो रेट क्या हो जाएगा, के बी की पावर 1, सॉरी के डैश हम बोल रहे हैं इसको, बी की पावर 1। सो ये हो जाएगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना ऑर्डर इसका, तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। एंड अगर बी की कंसंट्रेशन ए से ज़्यादा है, यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन बी से ज़्यादा थी इसलिए हमने ए को नेगलेक्ट किया था। यहाँ पे बी एक्सेस में है, मीन्स ये वाला बी एक्सेस में है, यहाँ पे ये वाला ए एक्सेस में था, अब यहाँ पे ये वाला बी एक्सेस में है, तो क्या करेंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे और ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो रेट क्या हो जाएगा इसका, के डबल डैश ए की पावर 2, तो ऑर्डर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये रिएक्शन क्या होगी, सूडो सेकंड ऑर्डर। तो ये था हमारे पास सूडो रिएक्शन। सो उसकी फ़र्स्ट ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, जो एक्सेस में होगा रिएक्टेंट उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, बाकी उसकी पावर जो रिएक्टेंट होंगे उनकी पावर का सम करके देख लेंगे, वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर आ जाएगा।
So that's all about pseudo order reactions. Elementary reactions whose order molecularity are different are called pseudo order reaction. तो इसलिए हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन, ऐसी एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री क्या था, जो सिंगल स्टेप में हो जाती है, ऐसी रिएक्शन हुज ऑर्डर, एलिमेंट्री रिएक्शंस का ऑर्डर और मोलिकुलरिटी क्या था, सेम था, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर और मोलिकुलरिटी डिफरेंट होती है, उसको हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ सो एग्जांपल देखते हैं हम इसका। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, एक सूडो ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो ये हमारे पास एस्टर है और ये वाटर है और ये हम H+ देंगे इसको। सो हमारे पास क्या होगा, एसिड मिल जाएगा हमें और अल्कोहल मिल जाएगा। यहाँ पे क्या था, H2O एक्सेस में था, तो हमने उसको क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। तो नेगलेक्ट करेंगे तो ये रेट हमारे पास क्या आ जाएगा, H2 इसने एक्सेस में दे रखा है, तो इसको हम जो एक्सेस में होता है उस रिएक्टेंट को हम नेगलेक्ट कर देंगे और जो रिएक्टेंट बच गया उसको हम देखेंगे, उसका रेट देखेंगे। सो के रेट कांस्टेंट, और ये हमारे पास किसकी कंसंट्रेशन आएगी, एस्टर की, क्योंकि एक्स्टर कम अमाउंट में है और H2 हमारा एक्सेस है, इसलिए हमने उसको नेगलेक्ट कर दिया और ये हो गया हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो ये हो गया स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, सो ये उसका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब रेट लॉ ऑफ द रिएक्शंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बेसिक है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 9th 10th 11th 12th। so this is very important. So according to rate law, rate of reaction directly proportional to the effective concentration of the reactants. सो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डेफिनेशन हम अच्छे से समझेंगे तभी तो आगे के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट, हमारे पास जो रिएक्शन का रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिएक्शन का रेट। सो ये हमारे पास एक रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ये हमारे पास रेट होगा dx/dt, और ये क्या हो गया, रेट हो गया रिएक्शन का रेट प्लस माइनस dx/dt। हमने फर्स्ट शुरू में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, रेट हमारे पास dx/dt होता है, प्लस माइनस dx/dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, ए है, ए की इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन हो गई और ये n मतलब इसका जो कोफिशिएंट होगा वो। सो रेट क्या हो गया हमारे पास, के ए की पावर n। तो रेट हमारे पास ये भी हो सकता है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेट हमारे पास ये हो गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन हटाएंगे तो ये हमारे पास के रेट कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, के रेट कांस्टेंट एंड एच ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब हम के की जो यूनिट है वो कैसे देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इस फॉर्मूले से कि के की यूनिट बताओ या फिर फर्स्ट ऑर्डर बताओ, सेकंड ऑर्डर बताओ ये रिएक्शन। तो ये एक ट्रिक है जिससे हमें पता चल जाएगा के की यूनिट देखे कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है। चलो देखते हैं इसको। सो के की यूनिट हमारे पास क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, और इसकी पावर 1 - n टाइम इनवर्स। सो ये हमारे पास के की यूनिट होती है। अब इस यूनिट से हम देखेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे। अगर जीरो ऑर्डर है हमारे पास रिएक्शन तो n की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो जो हमारे पास ये n है, यहाँ पे n की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये क्या बच गया, 1 बच गया। तो हमारे पास जो के की जो यूनिट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। अब देखो n की वैल्यू जीरो है, ये 1 हो गया, तो मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास
के की यूनिट हो गई। अगर n की वैल्यू 0 है, ठीक है, अगर हमारे पास 0 ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें हम कैसे बताएंगे कि k की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले जो इस फॉर्मूले को याद रखना है हमें, इस फॉर्मूले में हमें क्या लगाना है, n की जगह हमें 0 रखना है। 0 रखने के बाद फिर जो आएगा वो हमारे पास k की यूनिट होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी क्या करना है, हमारे पास n की जगह हमें 1 रखना है इस फॉर्मूले में। तो 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। और ये फिर अगर ये 0 होगा तो ये भी कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ये क्या हो गई हमारे पास टाइम इन्वर्स। देखो यहाँ पे हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0, 0 हो गया, तो ये कम्प्लीटली 0 हो गया और ये हमारे पास टाइम इन्वर्स रह गया। और नेक्स्ट है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हम क्या रखेंगे, n की वैल्यू 2 रखेंगे। तो 2 रखेंगे यहाँ पे, 1 माइनस 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। सो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, लीटर मोल इन्वर्स टाइम इन्वर्स, क्योंकि यहाँ पे -1 आएगा तो -1 से -1 कैंसिल और मोल इन्वर्स। सो ये हो जाएगा हमारे पास k की वैल्यू। अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, n की वैल्यू 3 हो जाएगी तो रख के देखेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर इन्वर्स एंड टाइम इन्वर्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनिट ऑफ k। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल। तो हमें सबसे ज़्यादा तो इस फॉर्मूले को याद करना है, और इसको याद कर लिया फिर हम बता सकते हैं कि 0 ऑर्डर में k की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में तो क्या होगी, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल एंड आपको याद करनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बाकी केमिकल काइनेटिक्स। सो थैंक यू।